किसने यूज किया फ्लैक्स? ब्लॉक से लाइन भी चेंज करने के लिए मिलता है ना। अभी मेरा जो हेडर है वो किस तरीके से शो हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक एलिमेंट्स है सारे, यहाँ पे आ रहा है इमेज, सही, इमेज के बाद नेट बार आ रहा है, नेट बार के बाद एक बटन आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको रो में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी ये कॉलम है, इसको मैंने रो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा? फ्लैक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले में फ्लोट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो डिस्प्ले फ्लैक्स है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि फ्लैक्स की हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कॉन्टेंट हम सेंटर कर सकते हैं, अराउंड कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें काम आएगी अच्छे से, ठीक है। यहाँ से समझ में इसको मैं डिस्प्ले और मैं यहाँ पे इसको आगे रिलोड करता हूँ, तो ये क्या हुआ? क्या किया? रो में आगे समझ में आया मैंने 3 डिस्क क्यों बनाए थे? अब समझ में आया मैंने 3 डिस्क क्यों लिए थे? डिस्प्ले फ्लेक्स, ये जो फ्लैक्स है ये कहाँ पे अप्लाई हुआ पता है आपको? हेडर के अंदर कितने डिप्स हैं? 3 डिप्स है, तो तीनों डिप्स को क्या कर दिया इसने? रो में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास 4 डिप होता है तो चार डिप्स को क्या करता है? रो में कन्वर्ट करता है। अब आपने देखा इस डिप के अंदर और हमारे पास यहाँ पे URLI थे, ये रो में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? क्योंकि ये इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा फ्लैक्स को, समझ में आए? इसके अंदर हमें अलग से देना पड़ेगा हमें। यहाँ तक समझ में आया? अब हमारे पास डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी है जस्टिफाई, फ्लैक्स की एक और प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एक स्पेस अराउंड है, सेंटर है, बिटवीन है, लेकिन हमें चाहिए बिटवीन। ये क्या काम करेगा देखें, जैसे मैं रिलोड करता हूँ क्या हुआ? साइड बाय साइड होगा, ऐसा ही है। यहाँ तक समझ में आया सबको? साइड बाय साइड हो गया। अगर कि मैं अराउंड करूँगा तो क्या होगा? साइडों में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, लेकिन अगर कि अराउंड करूँगा अब आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेंगे, लेकिन अराउंड में क्या हो गया? साइडों में स्पेस आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, स्पेस आ गया। अगर मैं सेंटर करूँ तो क्या होगा? बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे तीनों डिप्स और आपस में चिपक जाएंगे इस तरीके से। फ्रंट रॉ पे बैठे हुए ना लोग, ऐसे बैठे हुए, समझ में आ रही है यहाँ तक? तो आगे जमीन बैठे हुए लोग, बच्चे वो ऐसे बैठे हुए सेंटर में, इस तरह का ये समझेंगे फ्लैक्स लगा हुआ है। जो हमने स्पेस बिटवीन किया था, जैसा भी आपकी लॉज बनी हुई है इस तरह हो गई कि हर एक के पास अपनी एक स्पेस आ गई है, ठीक है। और अगर हम स्पेस अराउंड करते हैं, समझे कि साइडों में टेबल गायब हो गई, दोनों साइडों में गैप आ गया और ये 3-4 जो आपके लॉ बने हुए इस तरह की लॉज बने, ठीक है। वो सवाल है किसी का? कोई सवाल? देखिए 2 रीजन है सवाल ना करने के, पहला ये कि समझ नहीं आना, दूसरा ये बहुत से समझ में आना। तो आप बता दें कि पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन, सब मिलकर बता दें ताकि फिर हम आगे चलें। दूसरा वाला सेकंड ऑप्शन सब समझ आ रहे हैं? यस। ओके गुड। ब्रेक यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ज़्यादा अच्छे से आ रहा होगा सीजर्स, उनके लिए क्या मैंने फ्रेंड, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आएंगी, जो भी मैं ट्रिक्स यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं सीजर्स को, तो वो चीज़ें उनको समझ में आ रही है, तो उनकी भी अपनी लर्निंग हो रही है। और जो बेसिक ट्रिक्स हैं उनके लिए मैं बेसिक की सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ साथ में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, चाहिए स्पेस बिटवीन, ब्रेक मांग रहे, ब्रेक। अच्छा ये जल्दी से बन जाए ना, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद हम एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। यस, ओके सर, होने वाला है। ओके ओके सर, होने वाला है, कंटिन्यू रखें सर। क्योंकि यहाँ पे समझ में आया? यस सर। हमारे यहाँ पे मुझे पैडिंग देना, पैडिंग के बारे में किसको पता है? पैडिंग क्या करता है? पैडिंग सर नीचे वाला स्ट्रक्चर रहता है, पैडिंग वेबसाइट के नीचे, इनसाइड के अंदर एक जो बॉक्स है हमारा हेडर, उसके अंदर अराउंड मैंने स्पेसेस देना, तो मैं किससे दूँगा? पैडिंग दूँगा। पैडिंग के अंदर भी हमारे पास X, Y, Z इस तरीके से पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, 3-4 तरीके से हम दे सकते हैं। और इसके भी शॉर्टकट्स हैं, हम एक साथ भी दे सकते हैं, हम X और Y के तौर पे दे सकते हैं, X एक्सिस और Y एक्सिस।
नजर आ रहा है पीछे? सही है, आप ही लागू ठीक है, आगे समझ में आया? यस ठीक हो गया। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पैडिंग देते हैं साइड में, मुझे थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, ज़्यादा नहीं। स्पेस अराउंड कर रहा था तो ज़्यादा आ गया, तो मैं थोड़ी सी पैडिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग लेता हूँ। पैडिंग में क्या करता हूँ, सबसे पहले टॉप को मैं क्या देता हूँ 0 पिक्सल, उसके बाद मैं क्या दूंगा राइट आता है, राइट को मैं क्या दूंगा, मुझे चाहिए मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। उसके बाद क्या है बॉटम, बॉटम को मैं 0 पिक्सल। उसके बाद क्या आता है लेफ्ट, लेफ्ट को मैं क्या दूंगा 10 पिक्सल। ये पैडिंग, मैं इसको जब रिलोड करता हूँ तो क्या हो गया, लेफ्ट और राइट में सिर्फ क्या आया 10 पिक्सल्स का क्या हो गया पैडिंग आ गया, और टॉप बॉटम में नहीं आया क्योंकि मैं इसको 0 ही रखा है। यहाँ पे समझ में आया? अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से भी दे सकता हूँ, कैसे? मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, सही है, कंट्रोल स्लैश क्या है शॉर्टकट, कमेंट आउट करने के लिए क्या है कंट्रोल स्लैश। अगर कि मैं इस लाइन पे खड़ा होऊंगा और मैं कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, और मैं वापस कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा तो वो अनकमेंट दे रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, पैडिंग करता हूँ, टॉप बॉटम मैंने क्या करना है 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट मैंने क्या देना है 10 पिक्सल्स। मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ। अब मैं इसको भी रिलोड करता हूँ तो वापस ये सही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? 2 तरीके से दे सकते हो आप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या फिर टॉप बॉटम फिर लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से भी दे सकते हो। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है, डिज़ाइन के साथ आप एक कार्ड बना रहे हो, सही है, आपने 2 तरीके के ऊपर और नीचे आपने पैडिंग दे दी, लेफ्ट साइड पे नहीं दे दी, सिर्फ एक लेफ्ट साइड पे नहीं दे दी, तो आपको इस अप्रोच के साथ आप करेंगे। लेकिन आपने साइमल्टेनियसली चलना है, आपने लेफ्ट और राइट को बराबर देना है और टॉप और बॉटम को बराबर से देना है, तो आप इस तरीके से चलोगे। ठीक है, अब हमें चाहिए था सिर्फ लेफ्ट और राइट के लिए पैडिंग, तो हमने क्या किया, पैडिंग लिया, लेफ्ट और राइट के लिए क्या दिया 10 पिक्सल, टॉप बॉटम के लिए क्या दे दिया 0 पिक्सल। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि हम कस्टमाइज काम कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमाइज का मतलब ये है कि जैसे हमारे बहुत सी बात बोली क्लॉक का, अगर आपके जहन में हो सबसे पहले टॉप पे 12 बजते, उसके बाद राइट पे 3 बजते, फिर बॉटम पे 6 बजते और फिर लेफ्ट पे क्या बजते 9 बजते। तो क्लॉक वाइज अगर आप उसको याद रखेंगे 11 बजते हैं, 12 बजते। ठीक है, तो इस तरह अगर आप याद रखेंगे इसको तो आपको पैडिंग समझ में आ जाएगा। पैडिंग और मार्जिन इसी हिसाब से दी जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी दी जा सकती है, कस्टमाइज भी दी जा सकती है, और आप कोई भी टॉप या बॉटम अगर सेम रख दें तो आप 2 दफ़ा आपको लिख दें और इस तरह आपको टॉप बॉटम दोनों पे सेम आ जाएगा। ये चीज़ें याद इसलिए होगी जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। आप भूल जाएंगे सारे, आप गूगल पर सर्च करें पैडिंग, नजर आएगा, उसकी फोटोज नजर आएंगी, उसकी सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी, टॉप पे किसी दे सकते हैं, लेफ्ट पे किसी दे सकते हैं, राइट पे बॉटम पे, सही है। क्या हुआ, ब्रेक दे दूँ? ब्रेक बस ये होने वाला है, 11 बजे प्यार से बोली 10 मिनट देख लो। ठीक है, 10 मिनट देख लेगा। 12 के नीचे आ रहा हूँ और सर बता किधर है ये ये है ना, अभी क्या ये है ना, हाँ, फिर इसके बाद क्या करूँ इसको, बॉर्डर रेडियस ये इमरान भाई, इरफान भाई, चलो 50%, ठीक है। अबे वाह, अबे तू चीता है भाई, वाह। इरफान भाई डेवलपर बन गए, वाह भाई, खतरनाक किस्म का डेवलपर है। काफ़ी एनर्जी है मिस आपकी क्लास में। लेकिन आप
में नहीं है। सीनियर स्टूडेंट की अनाउंसमेंट के लिए सारे हैकाथॉन के रिजल्ट्स मैंने चेक करे, अलग अलग रिजल्ट मिले। अभी फिलहाल 24 आवर्स वालों का चेक करा, बाकी मैं करूँगा, टाइम लगेगा। तो 24 आवर्स में भी काफ़ी मुझे ऐसी चीज़ें मिली, जैसे कि लाइक ChatGPT वाला प्रॉब्लम नहीं, ChatGPT कोई भी कर सकता है, मैं भी ChatGPT यूज़ करता हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन एक रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं हुई तो फ़ायदा क्या, फिर ChatGPT भी और रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो रही। तो मैंने सिर्फ अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करा, फिर मैंने और मजीद चेक करा तो मुझे 2 और थोड़ी सी बेहतर प्रोफाइल मिल गई। तो इस तरह से हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, इससे ज़्यादा आपकी क्लास से मिल नहीं सके। अब हमें चाहिए कितने स्टूडेंट्स चाहिए हमें? 150 150 130 130 सीनियर स्टूडेंट्स चाहिए और मिले कितने? 3। क्या करें? अब और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हम लगाएंगे। अब पहले फिलहाल 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, उन 3 की टीम्स बना लेते हैं, उनको हम स्टार्ट कर देंगे। तो होगा क्या, उनको फ़ायदा जो 3 सिलेक्ट हुए और उनकी टीम को, कि वो हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, एक टीम वर्क बन जाएगा। और ये वाला जो क्वार्टर है इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताया था, पहले उन 3 के अनाउंसमेंट में कर देता हूँ। आप लोग यहीं पर आ जाएं, जो नाम मैं बता रहा हूँ। सैयद मोहम्मद एहसान अली, रोल नंबर है 2731। मेन कैरेक्टर का है, शायद वो आज आया ही ना हो। अगर कहीं है तो हैंड रेस कर दें। खुशी से आ नहीं रहा। यू हैव 294905, वो क्या है? आलियान आफ्ताब 36319। आलियान आफ्ताब नहीं है? बस एक ही है। चले आप एक काम करें, क्योंकि आप वाहिद बचे। तरीक़ेकार क्या होगा, आपके पास जो है लीडरशिप रोल है। लीडरशिप रोल का मतलब है आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से चलोगे। आपने 9 लोग सिलेक्ट करने हैं अपनी टीम में, आपको मिला के 10 होंगे। अब सिलेक्शन करने की नहीं आपकी मर्जी, आप शक्ल देख के करो, समोसे खा के करो, इंटरव्यू लो, असाइनमेंट दे दो उनको, कोई अपना कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट दे दो, पूरे करके ला, फिर सिलेक्ट करूँगा। जो आपको बेस्ट अप्रोच लगती है, आपके कुछ पहले से दोस्त हैं या कोई भी टीम आप बनाना चाहते हो, अपने 9 लोगों की टीम बना लो और आप रिपोर्ट कर दोगे हमारे। आप सर सलीम को रिपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली। हमारा मैकेनिज्म क्या था, हम स्टूडेंट लीडर्स बनाएंगे, 130 सीनियर स्टूडेंट्स होंगे, हर 10 स्टूडेंट एक सीनियर स्टूडेंट के अंडर में होंगे, टोटल 10। और 130 सीनियर स्टूडेंट्स जो रिपोर्ट कर रहे होंगे उनमें से समझ लें 5-5 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट लीडर को रिपोर्ट कर रहे होंगे। स्टूडेंट लीडर की अपनी भी टीम होगी, तो ज़्यादा 26 स्टूडेंट लीडर होंगे और वो हमारी फैकल्टी को रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये मैकेनिज्म इस तरह का बनाया था कि सारी आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैकिंग में आ जाए। लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट बनेंगे या स्टूडेंट लीडर बनेंगे वो मेरिट पे ही बन सकते हैं, विदाउट मेरिट हम नहीं बनाएंगे, चाहे कोई भी ना बने। मेरे पास अभी लिस्ट में 100 से ज़्यादा लोग थे, मैं चाहता 100 लोग अनाउंस कर देता, लेकिन मैंने सिर्फ 3 को अनाउंस करा क्योंकि मेरिट वही बन रहा था। बाकी मैं चेकिंग करूँगा, आप लोगों ने हैकाथॉन जमा कराएं, उसके बिहाफ पर जो मेरिट बनती है उसको अनाउंस कर देंगे और आप तक रिजल्ट पहुँच जाएगा। मेरिट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सलीम भाई कोई वेबसाइट ओपन करें गूगल पे, कोई भी वेबसाइट करें, www.governance.com ओपन करें। सबसे पहला सवाल, अभी जो सारी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो क्वार्टर का आपका पहला चंक होगा, क्वार्टर 2 का पूरा कंप्लीट नहीं करा, जो पहला पार्ट होगा उसमें हमें आपसे क्या चीज़ चाहिए या आपको खुद कहाँ जाना है। आप लोगों ने सबसे पहला जो काम है इंटरफेस डिज़ाइन करना सीखना है। इंटरफेस कौन सा होगा? वेबसाइट। तो मुझे पहले ये बताएं, कौन जानता है इंटरफेस की एक्चुअल डेफिनेशन? कितने लोगों को पता है? हैंड करके बताएंगे। एक ने बताया। यूआई कितने लोग जानते हैं? थोड़ा सा बढ़ गया। यूएक्स की सही डेफिनेशन किसको पता है? 2 3 4 8 10 होंगे। CMD ओपन करें अपने पास, टाइपस्क्रिप्ट में आप लोगों ने चलाया होगा। मुझे ये बताएं, जब आप इसमें कोई कमांड चलाते थे टाइपस्क्रिप्ट की, जो भी कमांड थी, TSC समथिंग समथिंग, तो ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसका क्या रोल था? उसमें क्या रोल था? कोई तो बताएं क्या रोल क्या था इसका काम?
ये क्या टाइपस्क्रिप्ट ये चलाता था, टाइपस्क्रिप्ट को ये कंपाइल करता था, ये कमांड रन करता था। ये ट्रांसपाइल करता था। चले ये जैसे एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब आपकी बात सुनकर या आपका इनपुट लेकर आगे वो चाह रहा है, मेन कैरेक्टर मेन बंदे से काम करवा के वापस आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उसका मतलब सीएमडी काम नहीं कर रहा, बल्कि सीएमडी इंटरफेस के तौर पर आपकी बात को सुनकर उसे एग्जीक्यूट करवा रहा है, जिससे एग्जीक्यूट करवा रहा है वो काम करके रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो सीएमडी जो है ये इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम सीएमडीसी नहीं बोलते। तो ये कमांड लाइन के थ्रू इंटरफेस आपका हुआ है, जो उसकी इंटरेक्शन है, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, थ्रू द कमांड कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट में इंटरफेस है, लेकिन ये है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है जिसमें आप इंटरेक्ट करके अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो उसका मतलब ये मेन कैरेक्टर नहीं है, ये आपकी बात सुनकर किसी और को बताता है और वो पूरा काम करके आपको जवाब देता है। अच्छा, आप वो खोलें governorsin.com, www जिस पर हमने अप्लाई करा था, सारे स्टूडेंट्स का जो पोर्टल है, डॉट भी हटाने वाला है, गवर्नर डॉट, तो शुरू में www लगा, www लगा। तो ये वेबसाइट आपने यूज करी थी, थोड़ा जूम इसका कम कर लें। ये वेबसाइट आपने चलाई थी, इस पे आपने एडमिशन अप्लाई करा था, ये सारा करा था। तो ये आपके पास जो है एक यूजर इंटरफेस है, ये लोग सब जानते होंगे। ये यूजर इंटरफेस है, इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है गवर्नर हाउस की वेबसाइट का, जिसके थ्रू आप ये सारी लर्निंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, यूएक्स की डेफिनेशन मुझे एक्चुअली कौन बता सकता है? बिल्कुल सही, आप बता सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस से चला एब्रीविएशन हो गई, इसकी डेफिनेशन कौन बता सकता है? कोई भी नहीं। चले मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, उस सवाल पूछने के बाद फिर मैं यही सेम सवाल अपना रिपीट करूँगा। एक सवाल ये है कि टॉप के ऊपर आपको बटन नजर आ रहे हैं, होम, अप्लाई, जॉब्स, रिजल्ट, कोर्सेज। ये बटन टॉप पे क्यों लगे हुए, नीचे क्यों नहीं लगाया हुआ, राइट पे क्यों लगाया, लेफ्ट पे क्यों लगाया, उस जगह पे ही क्यों पर्टिकुलर उसको प्लेस करा? कहीं और भी लगा सकते थे। जिस चेयर पर आप बैठे हुए इसके ऊपर ये जो राउंड हो गया आया हुआ, जिसका आप लैपटॉप रखे हुए हैं, ये चेयर बनाने वाले ने क्यों लगाया? उसको तो नहीं बैठना, उसको तो इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोई गाड़ी या बाइक या हेलीकॉप्टर देखा होगा, उसके अंदर जो ब्रेक और बाकी जो सिस्टम होता है, सपोज करें गाड़ी आप देख रहे हैं, उसमें ब्रेक, रेस और सारी चीज़ें होती हैं, वो पर्टिकुलरली यूजर के हिसाब से इतना फ्लेक्सिबल क्यों होती है, इतना परफेक्ट क्यों होती है? गेयर लेफ्ट साइड पे क्यों होता है? तो कंपनीज को कैसे पता है लेफ्ट साइड पे गेयर लगाना है, इधर ब्रेक लगाना है, इधर रेस लगानी है? ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई गाड़ी राइट पे रेस लगा दे, दूसरी गाड़ी आगे लेफ्ट पे रेस लगा दे, तीसरी गाड़ी आगे कहीं और रेस वाला कोई गाड़ी आगे ब्रेक के ऊपर वायर लगा दे कि वायर खींच के ब्रेक लगेगा? ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये सारी कंपनीज को कैसे पता कि ये चीज हमें बनानी चाहिए, इस तरह से काम करना है? क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास एक्सपीरियंस है मार्केट का, उन्होंने एक टाइम लगाकर एक्सपीरियंस सीखा। अगर होंडा कंपनी बाइक बना रही है तो उसके पास एक्सपीरियंस है कि मुझे इस तरीके का इंजन बनाना है, इस तरीके की रेस लगानी है, ऐसे ब्रेक लगाना है, इस तरह गेयर लगाने हैं। तो सारी चीज़ें किस तरीके से फिट करके यूज़र को प्रोवाइड करनी है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आया? जब यूज़र ने इसको इस्तेमाल करा, तो यूज़र ने कोई पेन फील करा, फीडबैक दिया कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगली बार उन्होंने उसको इम्प्रूव करा। तो इस तरह करते करते एक यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ। और उस यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी अब बाइक्स, मोटर बाइक बन के आती हैं वो बहुत बेहतर होती हैं चलाने के लिए। सही है, उसमें बहुत सारे यूज़ केसेस कवर हुए होते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो यूज़र तक पहुंच रही है, जो कंपनी बना रही है, उसके बाद एक एक्सपीरियंस होता है कि उसको हम किस तरीके से परफेक्ट बनाएं। वाटर बॉटल में भी इसी तरह का आपने देखा हो, कॉमनली ऐसा ही होता है। इस तरह का आपके पास कैप होता है, आप उसको ओपन करके और पीना शुरू कर देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो सारा चीज़ें आई हैं कहाँ से आई है? एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस से आई है। और यूजर एक्सपीरियंस कैसा आया? जब यूजर ने उसको इस्तेमाल करा। तो वेबसाइट भी आप कॉमनली देखते होंगे, टॉप के ऊपर इसके बटन लगे होते हैं। अभी आप सपोज करें, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई करते वक्त, जब एडमिशन अप्लाई करा था गवर्नर हाउस में, उन्होंने ऊपर वाला अप्लाई का बटन यूज करा था? नहीं किया।
ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, वो जो बीच में नजर आ रहा है। तो कितने लोग हैं जिन्हें नीचे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं? 99%। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया? बनाने वाला अगर ये बटन नहीं लगाता, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप में 10% लोग इस वक्त यहाँ नहीं बैठे हुए थे। इसकी रीजन सर ओवर करें होम के बटन पे, आप पहले आते अप्लाई पे, आपको तो पहले समझने में देर लगती कि यहीं से अप्लाई होना है। पहले आप 2 लोगों से कंफर्म करते कि यही बटन है ना, हुआ था हाँ यही है। फिर होम के बाद आप अप्लाई के बटन में जाने से पहले आप होम पे क्लिक करते हैं, या उसके बाद फिर आप जॉब पर आते हैं, जॉब पे जस्ट होवर करें, फिर आप रिजल्ट पे जाते हैं, रिजल्ट को खोलते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर आप कोर्सेज पे जाते हैं, कोर्सेज को करें, सारे कोर्सेज का 1 बाय 1 क्लिक कर करके देखते हैं। फिर क्या होता है, आप थक जाते हैं, बोलते सो जाते हैं, अप्लाई कर लिए, यही होता है ना, और फिर एडमिशन चले जाता है। तो यहाँ पर यूनिक अलग से बटन लगाने का यही वजह थी, ताकि फोकस सिर्फ अप्लाई पे जाए और अप्लाई करें, और आप उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आए उसके ऊपर आपका फोकस है। मतलब आप एक लाइन जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में अप्रोच कर लें। तो ये जो यूजर एक्सपीरियंस था कि अप्लाई, क्योंकि मेजर फैक्टर जो मेजर ऑडियंस आ रही है वो अप्लाई करने आ रही है, तो अप्लाई का बटन हमें अलग से शो करके शोकेस करके लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ दिखाना है, और उसके ऊपर उसकी हेडिंग लिखनी है बड़ी बड़ी। ये था यूजर एक्सपीरियंस कि अगर हम यहाँ लगाएंगे तो उसकी वजह से देख लें, सिर्फ इस बटन लगाने की वजह से 10% लोग यहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, सिर्फ इस बटन से। ये नहीं होता, 10% लोग अभी नहीं होता आप में से। तो ये जो यूजर एक्सपीरियंस आया, ये मार्केट में जिन लोगों ने वेबसाइट बना के चलाई, उससे उनको पता लगा कि अगर ऐसा होता तो उससे ये फायदा होता, और वो फायदा आप लोगों को हो गया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? यूएक्स। अब कितने लोगों को पता है कि यूजर एक्सपीरियंस क्या है, यूएक्स क्या है? मोस्टली क्लास को। तो यूजर एक्सपीरियंस आपका हर चीज में आता है। अब हमें जो आपसे रिक्वायरमेंट है इस पहले क्वार्टर के अंदर, वो क्या है? वो ये है कि आप लोग इतना कैपेबल हो जाएं, पहले क्वार्टर का पहला चंक, मतलब सेकंड क्वार्टर का एक हमारा जो पहला फेज होगा जिसमें आप लोग कुछ करके दिखाएंगे हमें, वो होगा आपका यूजर इंटरफेस इंजीनियर का। यूजर इंटरफेस डिजाइन करना, बिल्ड करना, ये आपका पहला आउटकम होगा जो आप जनरेट करेंगे, जिसके बिहाफ पे आप मार्केट में जाके ये क्लेम कर सकते हैं कि मुझे कुछ काम आता है, मेरे पास स्किल सेट है और इसे मैं सेल कर सकता हूँ या काम कर सकता हूँ, इसके बारे में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये वाला एक्सपीरियंस लाने के लिए आपसे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप लोग आज से ही थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताया भाई, आप लोग घर से आए, गवर्नर हाउस पहुंचे, कितने लोगों ने येलो कलर की गाड़ी देखी है रास्ते में? येलो कलर की कार कितने लोगों ने देखी? अब आप लोग घर जाएं, अब क्योंकि आप येलो कलर की गाड़ी का मैंने कहा है, आप लोग देखते हो जाएंगे, आप में से 70% या 80% येलो कलर की गाड़ी घर जाते हुए मिल जाएगी। आते हुए किसी को नहीं मिली, जाते हुए दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके फोकस में वो चीज़ आ गई, फोकस में आ गई ना कि भाई येलो कलर की गाड़ी मुझे रोड पे देखनी है, क्यों नहीं मिली थी मुझे सुबह आते हुए। तो 70-80% को मिल जाएगी, क्योंकि आपके माइंड सेट में आ गई। क्योंकि आप तो आए तो गवर्नर हाउस रहते, आपको क्या लेना है येलो कलर की गाड़ी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को थिंकिंग के लिए डेटा दे रहा हूँ कि आप लोग आज से ही ये सोचना शुरू कर दें। फिर जब आप लोग यूजर इंटरफेस बनाएंगे, जब आप लोग वेबसाइट बनाएंगे, तो वो कैसी होगी, उसमें आप क्या क्या अप्रोच यूज करेंगे, क्या एक्सपीरियंस यूज करेंगे। इन केस अगर आपके पास कोई सैलून वाला आता हो, कहता है वेबसाइट बनानी, तो उसकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? कोई मार्केट प्लेस मतलब ई कॉमर्स जो बाय सेल करते हैं, वो आए तो कैसी होनी चाहिए? कोई आपके पास ऐसी वेबसाइट बनाने आ जाए जो कहे भाई मेरा एक ब्रांड है, कोई ज्वेलरी का ब्रांड है, आपने इसकी वेबसाइट डेवलप करनी, तो वो कैसी होगी? तो ये थिंकिंग आप आज से स्टार्ट कर दें ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो। उसकी रीज़न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आप लोगों के लिए क्या है बताने की? उसकी रीज़न ये है कि जब आप प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, एक नोटपैड ओपन करें, जितना कर सकते हैं। ये तो यूजर इंटरफेस आप बनाएंगे जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको बनाने के लिए जो आपको मेजर स्किल सेट चाहिए, जिसका बहुत बड़ा आपकी लाइफ में काम होगा, वो होगा CSS का। इसकी मदद से आप एक अच्छा इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं, उसको शेप में ला सकते हैं। लेकिन इस इंटरफेस, इस CSS की वैल्यू है 99%, और नीचे लिखते हैं 99, इसको आगे लिखते हैं 1%। 99% आपको CSS करनी है, 1% आपने थिंकिंग करनी है। लेकिन अगर 1% थिंकिंग हटा दे, 99% CSS किसी काम की नहीं बचेगी। तो इसका मतलब 1% थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंस है कि 99% की जो आप CSS लिखने जा रहे हैं वो उसको यूजफुल बना रही है, उसको वैल्यूएबल बना रही है।
तो इसीलिए मैं आपको आज से ही ये टास्क दे रहा हूँ कि आपने थिंकिंग स्टार्ट कर देनी है कि वेबसाइट कैसी होती है। तो आप एक काम करें, फिग्मा ओपन करें, फिग्मा पे कोई टेम्पलेट दिखाएं। ये आप ही लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है फिग्मा का। आप घर जाकर अगर आपको देखना हो वेबसाइट में कहाँ देखूँ, मुझे थिंकिंग के लिए वेबसाइट देखनी है, तो फिग्मा आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको काफ़ी डिज़ाइन मिल जाएंगे सोचने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कैसी वेबसाइट्स होती हैं। और अगर ये बिजनेस है तो ये ऐसी वेबसाइट होती है, ये बिजनेस है तो ये होती है, ये बिजनेस है तो ये होती है। कोई भी इसमें दिखाएं पहले फिग्मा पे कोई टेम्पलेट। अच्छा, आप कहीं भी चले हैं जहाँ पर आपको कुछ भी मिल जाए दिखाने का, ओपन कर लें। देखिए यहाँ पे इतने सारे डिजाइन हैं, कोई भी ओपन कर दें जो आपको सही लग रहा है वो ओपन करें। तो ये फिग्मा आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आपको बेहद से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे सर्च करने के लिए, जिसमें आपको एक्सप्लोर करने में आसानी होगी कि बिजनेस के हिसाब से कौन से बिजनेस पे किस तरह का डिजाइन परफेक्ट होगा। थिंकिंग के लिए मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। इसके अलावा फिग्मा, एक तो फिग्मा मैंने प्लेटफॉर्म बताया, दूसरा एक खोल थीम फॉरेस्ट। फिग्मा पे कोई भी टेम्पलेट फिग्मा पे खोल लो ना। ये थीम फॉरेस्ट एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मतलब जैसे दराज है, अमेज़न है, जहाँ पर बाय और सेल होती है, ई कॉमर्स। इसी तरीके से आपके पास टेम्पलेट्स के भी एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे ये वेबसाइट्स की थीम बनाकर, मतलब टेम्पलेट्स बनाकर बाय एंड सेल करते हैं। तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे बनाना आ गए वेबसाइट्स की थीम्स टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। कोई भी एक ओपन करके दिखा देगा आपके पास होता। ये आपने कोई प्रीव्यू ओपन कर लिया, तो सपोज करें ये एक मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम का है ऑप्शन, वो वर्ल्ड ट्रेवल खोलना। अब हमने देखा वर्ल्ड ट्रेवल की वेबसाइट का थीम कैसा होता है, ये हमें मिल गया, कनेक्टिंग द वर्ल्ड इजी टू सर्च विद जस्ट द कीवर्ड। तो इस तरीके का थीम होना चाहिए अगर कोई आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो एक टूरिस्ट यूज करता है, होटल बुकिंग अकोमोडेशंस के लिए या कोई बुकिंग के लिए, तो ये ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। इसका होम पेज पे आ जाए, ठीक है, ऊपर आ जाए टॉप पे। थीम फॉरेस्ट ये आपके पास मार्केट प्लेस है। इसके अलावा मैंने फिग्मा बताया, यहाँ से आपको सर्चिंग मिल जाएगी। अब सवाल ये, आपने तो ये सोचना होगा ना, यार मैंने थिंकिंग तो कर ली, चले मैंने कोई अच्छी वेबसाइट निकाली, सपोज करें ये वाली, और मैंने देख लिया भाई इस वाले प्लेटफॉर्म के मुताबिक, यहीं पे इसको एक मिनट होल्ड करो, करीब ऊपर ही आ जाओ। इस वाले प्लेटफॉर्म के मुताबिक अगर मैं ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ तो ये परफेक्ट है, लगने में दिख भी अच्छी रही है, प्रोफेशनल भी लग रही है। अगर आप किसी क्लाइंट को इस तरीके का डिज़ाइन बनाकर सेल कर दें तो जाहिर है उसको अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल फील होगा, और वो आपको पे करते हुए भी खुश होगा कि मेरा काम अच्छा हुआ। तो अगर आपने देखना हो कि अगर मैं कोई वेबसाइट देखता हूँ और मुझे ये सोचना है इसके पीछे CSS क्या होगी, क्योंकि काम तो CSS में करना है ना, सिर्फ देखने से तो नहीं चलेगा। तो आपके पास एक छोटा सा हैक है, उस हैक की मदद से आप ये देख सकते हैं कि मैं जो डिज़ाइन देख रहा हूँ उसके पीछे CSS क्या लिखी है। तो सपोज करें मुझे देखना है सिलेक्ट कैटेगरी के पीछे क्या CSS लिखी है, तो नजर आ रहा है। सिलेक्ट कैटेगरी में माउस लेके जाएं और उस पर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट कैटेगरी पर राइट क्लिक। तो जैसे राइट क्लिक करा, नीचे देखें स्पेक एलिमेंट के नाम से एक बटन आया था, दोबारा दिखाएं, इसको बंद करके दोबारा दिखाएं स्पेक एलिमेंट। लेकिन राइट क्लिक करा, सिलेक्ट कैटेगरी पे, सिलेक्ट कैटेगरी पे करें ना, सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर करें, हाँ राइट क्लिक करें, स्पेक एलिमेंट आया, स्पेक एलिमेंट स्पेक के नाम से आया, स्पेक पे क्लिक करा, देखें राइट साइड पे ये आ गए CSS। तो अगर आपने किसी भी एलिमेंट की CSS देखनी हो सीखने के लिए या समझने के लिए, आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से कॉपी करके आप गूगल पे लेके जाएं, चैट GPT पे लेके जाएं, यूट्यूब पे लेके जाएं, तो आपको जो CSS यहाँ लिखी हुई है उसका मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सपोज करें यार बैकग्राउंड कलर कहीं पे लगाओ, रेड बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, इसको ब्लू करें,
ठीक है, तो हाँ लिख दो बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए मैंने वहीं से जाके ब्राउजर से एडिट करके इसको ब्लू कर दिया, समझने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आप किसी भी वेबसाइट पे कोई भी आपको बटन अच्छा लगता है, कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है, उसका आप राइट क्लिक करके उसकी CSS देख सकते हैं। ये पढ़ने के लिए ताकि आप उसको निकाल के अलग से पढ़ना शुरू कर दें। तो आपका जो मेजर फोकस होगा अभी कुछ क्लासेस का हमारी शुरू हुई, वो होगा यूज़र इंटरफेस पे। और यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए CSS। जितनी अच्छी CSS होगी उतना अच्छा आप यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। और यूज़र इंटरफेस अच्छा बनाने के लिए CSS से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 1% थिंकिंग। 1% थिंकिंग, अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, वापस गवर्नर वाली वेबसाइट पर आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कलर ऐसा हो कि वो अच्छा लगे देखने में। अब ये वेबसाइट एक एजुकेशन के हवाले से तो उन्होंने ब्लू कलर का ऊपर टैग लगाया है, यहाँ पे ब्लू एंड वाइट कलर यूज़ करा हुआ है, राइट पे साइड पे देखिए पिक्चर लगाई हुई है। सब चीज़ें कितनी परफेक्ट एंड प्रोफेशनल नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि साफ सुथरी वेबसाइट किसी बिगनर ने नहीं बनाई, जिसने बनाई है उसको नॉलेज है कि डिज़ाइन कैसा होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, कोई हेडिंग पे है, ये देखें ये हेडिंग लिखी हुई पर हेडिंग देखें ब्लू कलर की लिखी हुई है, थोड़ा सा उसका जो साइज है फॉन्ट का वो बड़ा है। नीचे पैराग्राफ है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट साइज छोटा है। पैराग्राफ वहीं पे था ना, वहीं पे पैराग्राफ है ना, ये देखिए पैराग्राफ का जो साइज है ये अलग है लेकिन रीडेबल है, पढ़ने में आ रहा है। अगर पैराग्राफ का साइज भी हेडिंग के बराबर कर देते तो पैराग्राफ रीडेबल नहीं होता। मैं देता हूँ सवाल के जवाब, नीचे आए, ये देखिए आपको हेडिंग नजर आ रही है एडवांस कोर्सेज और ऊपर आ रही है कोर कोर्सेज। ये देखें दोनों हेडिंग के साइज सेम है, कलर भी सेम है, दिखने में फॉन्ट भी सेम है। तो ये साफ सुथरी एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनाने के लिए आपने स्ट्रांग होना पड़ेगा थिंकिंग में भी और CSS में भी। अगर थिंकिंग नहीं है तो आपको क्या पता कहाँ पर मैं क्या CSS यूज करूँ। आप अगर सोचेंगे कि मुझे इसको राउंड करना है तो ये अच्छा लगेगा, जब तो आप राउंड की CSS ढूंढेंगे। जब आपने सोचा ही नहीं मुझे राउंड करना है, जैसे सपोज करें टेबल आप बना रहे हैं, आपने कहा टेबल के कॉर्नर राउंड अच्छे लगेंगे, ये राउंड वाले जब आप सोचेंगे जब भी तो इसकी CSS लगाएंगे। आपने सोचा ही तो CSS कहाँ लगाएंगे, आपको क्या लेना देना राउंड करना है मुझे, समझ रहे हैं। तो आपके लिए इस वक्त सबसे जरूरी है कि अगर आप एक अच्छा पिक्सल परफेक्ट यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं तो आप मार्केट में जा सकते हो। जब तक वो नहीं करना है, जब तक मार्केट में नहीं जाना, अपना भी नाम खराब करोगे और अपने टीचर का भी। तो अपनी एक प्रोफाइल बनाने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग अच्छी दिखने वाली वेबसाइट डिज़ाइन करना। जब तक वो नहीं आती जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन करने के लिए थिंकिंग और CSS इन दोनों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये दोनों हो गई तो आप अच्छे लेवल पर मौजूद हैं ऑलरेडी। इसके लिए टाइम लगाना है और वो टाइम थोड़ा सा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारी अप्रोच दे दी। तो CSS का आप जाके मेहनत करना शुरू कर दो, थिंकिंग भी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। तो आपका जो मेजर फोकस होगा, जब आप एक यूज़र इंटरफेस बना सकते हो तो आप मार्केट में जा सकते हो और जाकर, क्योंकि देखिए क्वालिटी डिलीवरी ज़रूरी है। अगर आपका डिज़ाइन क्यों ही दिखता है ये डिज़ाइन ना, अगर आपका एक डॉट भी गलत लगा हुआ ना अलग ही नज़र आ रहा है। देखिए इतने बड़े क्राउड में एक वेबसाइट ओपन है, अगर एक डॉट भी किसी ने गलत लगाया वो अलग ही नज़र आता, सब मजाक उड़ाते। अगर किसी बैंक के एप्लीकेशन है, कितने सारे मोबाइल में डाउनलोड है, और छोटी सी एक गलती अगर कर दे डिज़ाइन में ख़राब लग गया हो तो कितने लोग मजाक उड़ाएंगे इतने बड़े बैंक का। जबकि बनाने वाला एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर है, एक डेवलपर है, उसकी थोड़ी सी सैलरी होगी। तो डिज़ाइनर की इतनी अहमियत है जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहा है कि छोटी सी गलती आपका भी एक्सपीरियंस ख़राब करेगी, या हो सकता है आपकी जॉब भी ख़राब करे, हो सकता है अगली बार वो आपको काम ही ना दे। चाहे आपको कितना भी अच्छी प्रोग्रामिंग आती हो, कितने भी अच्छे आप अप टू द मार्क हो, आप बोलते हो मुझे ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं है तो आपको कौन काम देगा। तो आपने इतना प्रोफेशनल बनना है कि कौन सा कलर कहाँ यूज़ करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट की फैमिली क्या रखनी है। आपको पता है ना टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट के नाम है स्टैंडर्ड, और कौन कौन से होते हैं, सैंस सेरिफ है, एरियल है, रेलवे है। इसलिए सारे फ़ॉन्ट क्यों यूज़ होते हैं ताकि रीड के लिए अच्छे लगे, पढ़ने वाला उसको पढ़े साफ सुथरा लगे। कलर कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, तो बॉयज़ नॉर्मली कलर चूज़ करने में कमज़ोर होते हैं। भाई ये रेड बाल होंगे, येलो कलर की शर्ट और वाइट पैंट, है ना, तो कलर चूज अच्छा करें। गर्ल्स आराम से इजीली कर लेती हैं, गर्ल्स ऐसा तो नहीं करती ना।
तो गर्ल्स के कलर चॉइस अच्छा है, लेकिन बॉयज़ का भी अच्छा होगा। तो आप लोग कलर थीम पे, कलर थ्योरी जाके पढ़ें। कलर थ्योरी मतलब कौन से कलर के साथ कौन सा कलर मैच करता है। अगर आप गोल्डन कलर पहनेंगे तो गोल्डन कलर के साथ कौन सी शर्ट लेंगे आप? गोल्डन आपका सूट है तो ब्लैक और ब्लू और वाइट। ये कलर थ्योरी आप अपने माइंड में अपनी से लाना शुरू कर दें कि किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच हो रहा है, फ़ॉन्ट का साइज क्या रखना है, फ़ॉन्ट की फैमिली क्या होगी, डिज़ाइन कैसा होगा, चीज़ों को एक साथ लेआउट में कैसे बैलेंस करना है, ये सोचना शुरू कर दें ताकि आप जब मार्केट में जाएं काम करते हैं तो आपका काम क्वालिटी वाला काम हो, जो आपको पैसे दे रहा है वो अच्छा समझे पैसे देते हुए कि भाई मेरा बंदे में मुझे आउटपुट भी मिल रहा, मुझे प्रोडक्ट भी मिल रही है। तो ये सारी आपसे रिक्वेस्ट सही है। तो इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करेंगे, और अगर नहीं करेंगे वो भी आपकी मर्जी, और करते हैं वो भी आपकी मर्जी। मैं कुछ और भी अच्छा, इस क्वार्टर में एक बात गौर से सुन लें। इस क्वार्टर में आपके पास प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, असेसमेंट, एग्जाम सब चीज़ मिला के टोटल 25 से ज़्यादा काउंटिंग है। तो इस क्वार्टर में कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, और आपको हर क्लास में कोई नई चीज़ मिलनी होगी और आपको करके आना है। कोई इसमें किसी को भी माफ़ी नहीं होगी। असाइनमेंट तो करके आना, प्रोजेक्ट तो करके आना। कुछ नंबर्स वाले प्रोजेक्ट होंगे जिन पर आपको नंबर मिलेंगे, कुछ बगैर नंबर्स के भी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स होंगे जो कोलैबोरेशन में हम क्लास में करेंगे। लेकिन ये क्वार्टर बिगिनर के हिसाब से नहीं है, ये क्वार्टर आपका बहुत एडवांस जाने वाला है। तो आज की जो क्लास थी वो बहुत ही बेसिक लेवल था। नेक्स्ट क्लास में मिस डायरेक्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगी और डायरेक्ट नेक्स्ट के कंपोनेंट बनाएंगी और डायरेक्ट उसमें CSS यूज़ करेंगी। जितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है उस पर जाएंगे। आपको नहीं समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो क्लास आपने कोई असाइनमेंट है मिस? हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि देखिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं। प्री रिक्विजिट समझते हैं ना क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखने से पहले कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट चीज़ में जाने से पहले जो प्री रिक्विजिट्स हैं हमारे पास, उनमें से हमारे पास HTML, CSS और React.js है, ठीक है। तो अब HTML, CSS में थोड़ा आपको फ्लेवर मिल चुका है, लेकिन React.js को हम आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो पूरा एक अलग जो है समझेंगे, पूरा एक अलग फ्रेमवर्क के लिए पूरी अलग चीज़ है। तो हम आपको पढ़ाएंगे Next.js। तो अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है, सबने एक आर्टिकल लिखना है। कोडिंग तो आप लोगों ने बहुत करी है, अब आपने अपने जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखानी है वो एक आर्टिकल लिखना है आपने, और आर्टिकल के अंदर आपने ये बताना है कि वाई Next.js, मतलब हम React पे इतना पॉपुलर हुआ React, और उसके बाद से एकदम से डाउनफॉल आ गया React को, और फिर अब Next.js पे लोग भाग गए। तो उसका रीज़न क्या है कि लोग प्रेफरेंस इतना ज़्यादा Next.js की क्यों है इंडस्ट्री के अंदर, और अब जो उसका करियर है, लाइक जो Next.js का जो आपके पास समझेंगे जो जैसे है फ्रेमवर्क आपके पास है लाइब्रेरी, तो उसका क्या हाल है, मतलब किस तरह लोग मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे एक आप आर्टिकल लेके लाएगा अच्छा सा, क्योंकि अब और इसके अलावा आप आर्टिकल लिख सकते हैं कि React.js क्या होती है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसके, थोड़ा कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कीजिएगा आर्टिकल में। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं React के बारे में चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कितने कंपोनेंट होते हैं, किस तरह बनते हैं, हुक्स क्या होते हैं। तो आपने एक अच्छा सा जो है प्रोफेशनल आर्टिकल लिखना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। और ये जो अभी कोड इनकम्प्लीट है इसके लिए परेशान नहीं होगा, सलीम जो है कोड आपको पूरा रेडी कर देंगे, वीडियो जो है डिस्कॉर्ड पर डाल दी जाएगी। तो इसको डायरेक्टली एक बार आपको बना लीजिएगा ताकि ये जहाँ आपने कोडिंग की है इसको फिर आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकें कोडिंग को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे, हम ये बेसिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि जितनी फाउंडेशन हमें लगता था आपकी बेसिक थोड़ी सी बिल्ड इन करना वो हमने कर दी है। मज़ीद हम अगर इस पर काम देंगे तो फिर हम इस कोर्स का नाम चेंज करके वेब एंड ऐप डेवलपमेंट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे HTML CSS की पढ़ाई जाती है, ठीक है। क्लास अब आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपको ऐसे टाइम देने का, थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हमारा क्लास ख़त्म हो चुका है, अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं क्लास से। तो हमारे 3 घंटे का, तो हमारे दोस्त आज़िम, समीर भाई और अभी भाई पीछे हैं, और पानी गर्म आ रहा है, पानी ठंडा नहीं है काफ़ी दिनों से। तो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अभी क्लास ख़त्म हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।